अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा पॉलिटिकल साइंस का थर्ड लेक्चर है। पहले में हमने डिस्कस किया था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को, दूसरे में हमने डिस्कस किया था यूके के, और थर्ड में आज बारी है फ्रांस की। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ फ्रांस, द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके मतलब वो किस टाइप का है, जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस टाइप का है। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉल ऑफ फोर्थ रिपब्लिक। फॉल ऑफ फोर्थ रिपब्लिक कैसे होती है। जून 1 1958 फोर्थ रिपब्लिक केम टू एंड, यानी कि फोर्थ रिपब्लिक जो है वो एंड हो जाती है। कब? 1 जून 1958 को। फिर होता क्या है, ये किस वजह से जो है इसकी डाउनफॉल होता है, ये ख़त्म होती है फोर्थ रिपब्लिक। होता कुछ इस तरह से है कि अल्जीरियन क्राइसिस आ जाते हैं, जिसकी वजह से फोर्थ रिपब्लिक जो है वो ख़त्म हो जाती है। आगे अगर हम देखें कि उस वक्त की जो प्रेसिडेंट थी रेने कोटे, वो थ्रेट करते हैं, उनको थ्रेट होती है और वो कहते हैं कि ही वुड रिज़ाइन इफ़ द गवर्नमेंट ऑफ जनरल डी गोले वाज नॉट फॉर्म। तो वो थ्रेट करता है नेशनल असम्बली को, क्योंकि नेशनल असम्बली मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है। तो कहते हैं कि अगर डी गोले को प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया तो मैं भी रिज़ाइन कर दूंगा। फिर होता क्या है कि नेशनल असम्बली इन बातों की केयर नहीं करती, और क्या करती है, नेशनल असम्बली इशू हिज डेथ वारंट, ठीक है, ड्यू टू इट्स पावर टू डिगोले फॉर 6 मंथ। यानी कि वो कहते हैं कि जो रेने डिकॉट होते हैं, रेने कोटे होते हैं, वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि डी गोले जो है उसको पावर्स दी जाएँ। फिर नेशनल असम्बली रेने कोटे के खिलाफ एक्शन लेती है और उसके डेथ वारंट इशू कर देती है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डी गोले प्रॉमिस टू नॉर्मलाइज द सिचुएशन आफ्टर 6 मंथ। होता कुछ इस तरह से, जब अल्जीरियन क्राइसिस चलते हैं तो ज़ाहिर है टॉपसी टर्वी हो जाती है कंट्री में, हर तरह के मामला ख़राब हो जाते हैं। फिर जब डी गोले आते हैं तो वो वादा करते हैं कि वो इकोनॉमी को रिस्टोर करेंगे, वो प्रोस्पैरिटी को लेके आएंगे, वो फंक्शनलाइज करेंगे तमाम फील्ड्स को। तो वो कहते हैं कि विद इन 6 मंथ, रेने कोटे कहते हैं इसको 6 महीने के लिए हुकूमत दी जाए। तो फिर वो खुद भी ये बात अजर्ज करते हैं कि ही वुड बी नॉर्मलाइज द सिचुएशन विद इन फ्यू मंथ्स, लाइक 6 मंथ। फिर होता कुछ इस तरह से है, जनरल डिमांडेड फॉर रिज़ाइन इन केस ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग मैंडेट। फिर जो जनरल्स होते हैं, जो हेड्स होते हैं, वो क्या कहते हैं कि मैंडेट ना देने की वजह से आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा। बट डिकॉट क्या कहते हैं, डिगोले कहते हैं, डिगोले असर्टेड माय गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड। यानी कि अब वो बड़े ही पावरफुल अंदाज में कहता है कि मेरी गवर्नमेंट ऑलरेडी बन चुकी है, मुझे किसी की कंसेंट नहीं चाहिए, मुझे किसी की विल नहीं चाहिए, मुझे किसी की रजामंदी नहीं चाहिए, मेरी गवर्नमेंट ऑलरेडी बन चुकी है। तो ये बात किसके सामने कहता है, वो कहता है बिफोर द नेशनल असम्बली, ठीक है। नेशनल असम्बली के सामने आने का मतलब है नेशनल असम्बली वो चैलेंज करता है कि मेरी गवर्नमेंट ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी है। द ओनली वे वाज टू एक्सेप्ट हिज चैलेंज। अब ऑब्वियसली नेशनल असम्बली के पास कोई चांस नहीं होता, उसके पास जस्ट एक ही रास्ता होता है कि वो इसकी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर ले। फर्दर देखें, द गोले डिड नॉट वेस्ट टाइम इन कन्विंसिंग द नेशनल असम्बली। अब ज़ाहिर है क्राइसिस चल रहे थे कंट्री में, मामला बड़े ख़राब थे, तो नेशनल असम्बली और डी गोले के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट था, टसल था एक। तो वो क्या करते हैं, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते नेशनल असम्बली को कन्विंस करने में, ठीक है। वो प्रेफर करते हैं, रादर ही प्रेफर टू टेक एक्शन। वो डू एंड डाई वाली सिचुएशन क्रिएट करके, और वो कहते हैं कि मैं बजाय अपना टाइम नेशनल असम्बली को कन्वेंस करूं, उन्हें बताऊं कि मेरा एजेंडा क्या है, मैं क्या चाहता हूं, तो उसने इस चीज़ को छोड़ा और प्रेफर किया कि मैं जल्दी से कोई एक्शन लूं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो थोड़ा सा हमने चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया, हमने चीज़ों को इंटरलिंक किया, और हमने ये देखा कि फिफ्थ रिपब्लिक कैसे आती है। ऑब्वियसली जिस तरह से फोर्थ रिपब्लिक गया है, उसका डाउनफॉल हो गया, वो कोलैप्स कर गया है, तो अब हमारा फिफ्थ रिपब्लिक आ गया। जिस तरह पाकिस्तान के अगर हम कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें, पाकिस्तान में 3 कॉन्स्टिट्यूशन है, और स्टिल अभी जो
जो हमारे पास है वर्किंग में है वो क्या है 1973 का। तो इसी तरह इनका भी जो कॉन्स्टिट्यूशन था 4th से 5th रिपब्लिक बन जाता है, जिसको इनका फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। अब हम बात करेंगे सेलियंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा अमेंडमेंट्स हुई हैं, इतनी ज़्यादा चेंजिंग्स आई हैं, पूरा का पूरा सिनेरियो बदल दिया है। तो अब जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है फ्रांस के लिए, अब उसके अंदर क्या क्या सेलियंट फीचर्स हैं आए हम डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं कि रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पावर, ठीक है, वो जो पावर्स जो होती हैं उनको नॉर्मलाइज करता है, उनको रिस्टोर करता है दोबारा से। कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। ऑफशूट ऑफ अल्जीरियन वार। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? अल्जीरियन वॉर हो गई, क्राइसिस आ गए कंट्री में, मामला सारे ख़राब हो गए। तो ये किस चीज़ का ब्रेन चाइल्ड है? द 5th रिपब्लिक इज़ द ब्रेन चाइल्ड ऑफ अल्जीरियन वार। ऑब्वियसली हमें तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ करना था अपनी इकोनॉमी को रिस्टोर करने के लिए, अपने मामला को नॉर्मलाइज करने के लिए। अब ये इनका एजेंडा क्या था? इनकी मेंटालिटी जो थी वो रिविजनिस्ट आइडियाज़ को प्रमोट करते थे, जो कि डी गॉले की आइडियोलॉजी थी। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने डी गॉले की आइडियोलॉजी को प्रमोट किया। फिर 2 थीम्स रखी गई, मेजर 2 थीम्स। अगर हम फर्स्ट की बात करें, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अथॉरिटी अंडर पावरफुल एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, क्लियर है सबको। इस्टेब्लिश रैशनलाइज पार्लियामेंट, यानी कि एक इंटेलेक्चुअल्स की एक पार्लियामेंट फ्रेम की जाए जो कि इन मामलात को, इन क्राइसिस को ओवरकम कर सके विद लिमिटेड पॉलिटिकल एंड लेजिस्लेटिव पावर। अब ये बात तो क्लियर है कि जब भी किसी भी पॉलिटिशियन को, किसी भी इदारे को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को पावर्स ज़रूरत से ज़्यादा दे दी जाती हैं, उन पर चेक नहीं बिठाई जाती, तो उन पावर्स का वो मिसयूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये डी गॉले की आइडियोलॉजी थी। फिर बात हम करें तो फ्रेम ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब डी गॉले क्या है? वो पार्लिमानी से निज़ाम कायम कर देते हैं अपने कंट्री के अंदर। अकॉर्डिंग टू डी गॉले कहते हैं कि पार्लिमानी जो निज़ाम है वही बेस्ट है। अब नेक्स्ट अगर हम इसकी फीचर देखें, रिपब्लिकन ट्रेडिशन। इसकी जो ट्रेडिशन थी वो रिपब्लिकनिज्म को प्रमोट करती थी। कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्ट द फ्रेंच रिपब्लिकन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल कंसिस्टेड ऑन अटैचमेंट ऑफ फ्रेंच पीपल टू ह्यूमन राइट्स, यानी कि जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन का इफ्तिताहिया था उसमें ये क्लियरली मेंशन था कि ये प्रिजर्व करता है, ये हिफाजत करता है किसको? ह्यूमन राइट्स को। नेक्स्ट अगर हम देखें, फ्रांस इज़ अ रिपब्लिक इंडिविजुअल सेक्युलर डेमोक्रेटिक सोशल। अगर हम अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 डील करता है कि फ्रांस या ये जो 5th रिपब्लिक है ये क्या करता है, इसको डिवाइड किया गया है सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और सोशल नॉर्म्स के अंदर। फिर अगर हम देखें तो नेशनल एंथम है मर्सिलेज, ठीक है। नेशनल एंथम की हम बात करें, यहाँ पे 1 पेपर भी आपका क्लियर होगा अगर आपको आ जाता है कि इनका नेशनल एंथम क्या है, तो मर्सिलेज है। मोटो क्या है? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है, ये इसके मोटोज हैं। अब पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, अगर हम पावर्स ऑफ पार्लियामेंट की बात करें, इसकी पार्लियामेंट की पावर्स जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। ओनली 2 सेशंस ऑफ नेशनल असेंबली एंड सेनेट टेक प्लेस इन अ ईयर, यानी कि साल में सिर्फ 2 ही सेशन होते हैं, 2 ही मीटिंग्स होती हैं नेशनल असेंबली और सेनेट की। अगर हम बात करें, अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए, हालात ऐसे पैदा हों कंट्री के अंदर कि उन्हें एक और सेशन अरेंज करना पड़े, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी कि अगर प्राइम मिनिस्टर रिक्वेस्ट करेंगे तो एक और सेशन भी डिज़ाइन किया जा सकता है ऑन अ स्पेसिफिक एजेंडा। यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ मैंने, अगर कोई एजेंडा लाइक पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इन्फ्लेशन हो गया है, ओवर पॉपुलेशन हो रही है और क्लाइमेट चेंज है, क्राइसिस बढ़ रहे हैं, क्राइम्स हो रहे हैं, क्राइम रेट हो रहे हैं, रेप ETC, इस तरह के जो भी मामला ख़राब हो रहे हैं, अगर उनको लगे कि अब हमें कोई मीटिंग बिठानी चाहिए और मामलात को देखना चाहिए, प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट करता है और फिर एक और मीटिंग बिठा ली जाती है। पार्लियामेंट इज़ बाईकैमरल, ठीक है। बाईकैमरल में 2 हाउसेज होते हैं, सेनेट
और नेशनल असेंबली। सेनेट में जो मेंबर्स होते हैं उनकी तैनाती कैसी होती है, इनडायरेक्ट, और जो नेशनल असेंबली होती है उसमें होता है डायरेक्ट इलेक्टेड पीपल आते हैं नेशनल असेंबली के अंदर। अगर हम बात करें मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, ओवरथ्रो बाय सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। अगर रेफरेंडम को देखें तो न्यूली इंट्रोड्यूस फीचर, ये बिल्कुल न्यूली फ्रेश इंट्रोड्यूस फीचर है। प्रेसिडेंट कैन ब्रिंग द इशू एट द रेफरेंडम, यानी कि कोई भी मामला है उसको जो प्रेसिडेंट है वो रेफरेंडम करवा सकता है। ये अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ द 5th रिपब्लिक, वहाँ पे क्लियरली मेंशन है। द कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी चेंज इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल मेंबर्स, ठीक है। रिप्लेस कर दिया था इसमें, पहले वो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल था, फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बना दिया और फिर बाद में उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर्स बना दिया। लाइकवाइज एमरजेंसी प्रेसिडेंट विद द कंसेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल कैन इम्पोज एमरजेंसी इन एनी इमीडिएट सिचुएशन इन द कंट्री, यानी कि अगर उन्हें लगता है कहीं पे फ्लड्स आ गए हैं, कहीं पे इस तरह की कोई क्राइसिस आ गए हैं, तो वो क्या करते हैं कि एमरजेंसी नाफिज कर देते हैं। तो ये किसका काम है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है। नेक्स्ट अगर हम देखें रिवीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये रिस्टोर करता है प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन को। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से इट सिंपल इन नेचर। खलें पे आगे देखें प्रेसिडेंसी की अगर हम बात करें तो इसके इलेक्शन का जो सिस्टम है वो है डायरेक्ट सफरेज बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। इन केस ऑफ टाई, अगर इनके जो इलेक्शन है टाई हो जाते हैं, द सेकंड बैलेट इज़ हेल्ड आफ्टर फर्स्ट संडे ऑफ इलेक्शन। अगर हम टर्म की बात करें तो 5 ईयर प्रेसिडेंट की टर्म होती है, ओनली 2 टर्म इसके लिए अलाउ होते हैं, यानी कि कंसेक्टिवली दो बार हुकूमत कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सक्सेशन की, तो लेस देन 20 एंड मोर देन 35 डेज फॉर न्यू इलेक्शन बिफोर एक्सपायरी, यानी कि लेट्स सपोज अगर टेन्योर कंप्लीट होता है प्रेसिडेंट का तो विद इन 20 to 35 डेज़ के अंदर न्यू इलेक्शन कंडक्ट कराना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की। अगर ये सिचुएशन है तो ये मामला इफ़ एमरजेंसी हो जाती है, प्रेसिडेंट जो है वो उसकी डेथ हो जाती है या कोई भी मामला बनता है, तो उस सूरत में सेनेट्स प्रेसिडेंट टुक ऑफिस अनटिल द इलेक्शन, यानी कि जितने भी दिन इलेक्शन में रह जाते हैं तो फिर सेनेट का जो प्रेसिडेंट होता है वो मामला संभालता है। आगे अगर हम पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट की बात करें, ट्रेडिशनल फंक्शंस, इस अपॉइंटमेंट करता है प्राइम मिनिस्टर की, एक्सेप्ट करता है रेजिग्नेशन, अपॉइंट और डिसमिस, यानी कि अपॉइंटमेंट्स करता है मिनिस्ट्रीज़ की, बड़ी बड़ी जो ओहदे होते हैं ऑफिसर, मिलिट्री ऑफिसर, नेवी के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। फिर अगर बात करें तो ये मीटिंग्स को हेड करता है, तमाम कौंसिल की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उनको हेड करता है, कमांडर इन चीफ भी होता है, ट्रीटीज़ को रेटिफाई करता है, प्रोमलगेट करता है लॉ और रेटिफाई द बिल्स। राइट ऑफ पार्डन, राइट ऑफ पार्डन होता है कोई भी क्रिमिनल है अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उस क्रिमिनल को माफ़ कर सकता है, चाहे उसका क्राइम कितना ही हीनियस क्यों ना हो। जजेस की अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करता है विद द हेल्प ऑफ हायर काउंसिल ऑफ जुडिशरी इन ऑर्डर टू सेलेक्ट जजेस फॉर द गवर्नमेंट। अब ये क्या कहता है, पर्सनल पावर्स, पर्सनल पावर क्या है प्रेसिडेंट की, कैन डिसॉल्व द नेशनल असेंबली ट्वाइस, यानी कि 2 मरतबा भी कर सकता है, ठीक है। अल्टीमेट डिसीजन इज़ ऑफ प्रेसिडेंट, कोई भी मामला हो, कोई भी बिल हो, चाहे वो सेनेट के पास हो, नेशनल असेंबली के बाद हो, एंड ऑफ द डे वो आता है प्रेसिडेंट के पास और इसका जो अल्टीमेट डिसीजन होता है वो किसका होता है, प्रेसिडेंट का। इसके अलावा ही नॉमिनेट पर्सन टू सिविल एंड मिलिट्री, सिविल एंड मिलिट्री होते हैं, ये भी ओहदे होते हैं, इनके लिए नॉमिनेट करता है नेम इनको ओहदा देने के लिए, एज अ मीडिएटर आर्बिट्रेटर। आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंगली
स्पेसिफाई फॉर हिम प्रोटेक्ट्स द नेशनल इंडिपेंडेंस। ठीक है, आर्टिकल 5 कहता है कि वो नेशनल इंडिपेंडेंस की हिफाजत करता है। आगे अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट यानी कि वही पार्लियामेंट आ जाता है। इसकी भी 2 हाउसेज होते हैं। कैबिनेट की हम बात करेंगे, कंसिस्ट ऑन प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्ट्रीज। प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्ट्रीज, जो छोटी छोटी इंडिविजुअली जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं उनको मिनिस्ट्रीज बोला जाता है। अगर हम देखें तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के सामने ये जवाबदेह होता है। आगे देखें हम, अगर प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेसिडेंट गार्जियन ऑफ द नेशन। प्रेसिडेंट जो होता है वो नेशन का रहनुमा होता है। प्राइम मिनिस्टर इंजॉय लेजिस्लेटिव, ही आल्सो आस्क फॉर न्यू सेशन। फिर अगर कैबिनेट की बात करें, द कैबिनेट एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर्क कलेक्टिवली। सिमिलरली फंक्शन ऑफ कैबिनेट मेक पॉलिसीज़, कैबिनेट जो है वो पॉलिसीज़ बनाती है। पार्लियामेंटेरी गवर्नमेंट सुपरवाइजेज द गवर्नमेंट बाई कैमरल। ठीक है, आगे देखिए नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली क्या करती है, यानी कि ये दूसरा हाउस है, इसको लोअर हाउस बोलते हैं। बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है, फेमस होता है, डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। इसमें मेंबर्स की जो तादाद है वो होती है 552 मेंबर्स। इसके अंदर होते हैं एट अल्जीरियन इंडिपेंडेंस रिड्यूस बाय 85। जब अल्जीरियन की इंडिपेंडेंस होती है तो इन मेंबर्स की तादाद रिड्यूस कर दी जाती है 85, यानी कि 552 में से 85 को माइनस कर दिया जाता है। इलेक्शन की बात करें, बाय पीपल, यानी कि लोग डायरेक्टली इसको सेलेक्ट करते हैं। 18 ईयर्स वोटर की एज होनी चाहिए, अबव 40 मिलियन इन फ्रांस वोट। अगर हम वोटर्स की बात करें तो फ्रांस में इस वक्त 40 मिलियन से भी ज़्यादा वोटर्स मौजूद हैं। क्वालिफिकेशन देखें तो 21 ईयर इसकी एज होनी चाहिए। इलेक्शन सिस्टम देखें तो सेकंड बैलेट वाला सिस्टम चलता है यहाँ पे। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होनी चाहिए और 25% वोटर आर रिक्वायर्ड, यानी कि 25% वोटर्स जो हैं वो रिक्वायर होते हैं। टेन्योर की अगर बात करें, फिक्स बाय ऑर्गेनिक लॉ। ऑर्गेनिक लॉ ने ये चीज़ फिक्स कर दी है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 ईयर्स का होगा। जनरल इलेक्शन 20 to 40 डेज, और जब इसकी डेट एक्सपायर या फिर इसका टेन्योर ख़त्म होने की सूरत में क्या करेंगे, जनरल इलेक्शन होंगे 20 to 40 डेज, यानी कि 20 से 40 दिन के अंदर अंदर। आगे देखिए प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल असेंबली होता कुछ इस तरह से है। इसका टर्म जो होता है 5 ईयर्स का होता है। फॉर प्रिजाइडिंग 5% वोट्स रिक्वायर्ड, यानी कि इसको प्रेसिडेंट बनने के लिए 5% वोट का लेना बहुत ज़रूरी है। प्रिजाइड्स द मीटिंग, ये मीटिंग्स को देखता है। डिसिप्लिन को मेंटेन करता है विद इन द स्टेट। मेक अपील टू कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल। ठीक है, आगे देखें, आगे अगर हम देखें सेनेट को, तो सेनेट क्या करता है, अपर हाउस है, इनडायरेक्टली बाय पीपल, हाउस ऑफ 283 मेंबर्स। प्रेजेंट स्ट्रेंथ इज 321, यानी कि जो प्रेजेंट इसके वक्त इनकी स्ट्रेंथ है वो है 321। एज 35 रिक्वायर है। टेन्योर 6 ईयर होता है। 1/2 रिटायर आफ्टर 3 ईयर्स, यानी कि हर 3 साल बाद जो पहले 6 साल वाले होते हैं उनको रिटायर कर दिया जाता है। और अगर हम बात करें प्रेसिडेंट इलेक्टेड आफ्टर ईच पार्शियल रीन्यूअल, यानी कि जब इनके मेंबर्स में रिटायरमेंट का प्रोसेस चलता है तो उसी दौरान जो प्रेसिडेंट को ये नॉमिनेट कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए पावर्स एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। इट्स पावर आर लिमिटेड। आर्टिकल 34 कहता है कि इसकी जो पावर्स हैं वो बिल्कुल स्पेसिफिक सी हैं। मेक लॉज, लॉ बनाते हैं। पर्सन प्रॉपर्टी एंड लाइफ, यानी कि इंसान, ज़िंदगी, माल दौलत से जुड़े जितने भी लॉज हैं कौन बनाती है, पार्लियामेंट। रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ एंड सो ऑन अफेयर्स। फाइनेंशियल पावर्स नॉट सुप्रीम। पासिस बिल विद इन 70 डेज। ठीक है, विद इन 70 डेज। एग्जेक्टिव की बात करें, कंडक्ट अपॉइंटमेंट्स, डिक्लेयर वार एंड रेटिफाइज द ट्रीटीज। पावर टू अमाउंट द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रपोजल रिक्वायर 15 डेज टू अमेंड, यानी कि 15 दिन के अंदर अंदर उसको तब्दील कर दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोर्ट सिस्टम इन फ्रांस की, तो यूनिटी ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस,
यानी कि किसी भी कंट्री में देख लेंगे कोर्ट्स अलग अलग होती है, सिविल अलग होती है, क्रिमिनल अलग होती है, बट फ्रांस में क्या है, इन दोनों को मर्ज कर दिया है और एक ही कोर्ट बना दिया है। नो सर्किट कोर्ट्स, कोई सर्किट कोर्ट नहीं है। कोर्ट्स आर मैनेज बाय कॉलेजियल अरेंजमेंट्स बिकॉज कोर्ट्स आर कॉलेजियल। ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात करें, ड्यूरिंग थर्ड रिपब्लिक अपॉइंटेड बाय मिनिस्टर ऑफ जस्टिस। फिर दो, इसके अगर कोर्ट सिस्टम को देखें तो मेन ब्रांचेज हैं दो। एक बात करें तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं और दूसरी है जजेस। ये टोटल इन दोनों के मेंबरान को मिला के 16 बनते हैं, जिनमें से 12 इलेक्ट होते हैं एज अ जज और 4 जो हैं वो जॉइंटली बाय प्रेसिडेंट। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फ्रांस कोर्ट या फ्रेंच कोर्ट एंड जजेस कंपेयर फेवरेबली इन कैपेसिटी, इंटेग्रिटी, इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी विद दोज ऑफ मैनी अदर्स। ऑग एंड जिंक ये बात कहते हैं। फिर अगर हम बात करें आर्टिकल 64 की, जजेस इनरिमूवेबल बट इन केस ऑफ एलिगेशन, यानी कि कोई एलिगेशन लग जाता है उन पे, कोई क्राइम करता है तो फिर उसको डिसमिस कर दिया जाता है। अगर हम बात करें ऑर्डिनरी कोर्ट्स की, तो ऑर्डिनरी कोर्ट्स दो तरह की होती हैं। पहली है जस्टिस ऑफ पीस और दूसरी है कोर्ट ऑफ सेसेशन। जस्टिस ऑफ पीस जो है वो माइनर केसेस को देखती है और कोर्ट ऑफ सेसेशन है हाईएस्ट कोर्ट है, मे ब्रेक द लॉज ऑफ लोअर कोर्ट। ठीक है। केसेस लास्टली डिस्कस्ड। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट हायरार्की सिस्टम है, ऑर्डिनरी कोर्ट्स, स्टैट्यूटरी कोर्ट्स, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, और नेक्स्ट अगर हम देखें कौंसल डी प्रीफेक्चर, और लास्टली देखें कौंसल डी इटेट। तो ये हमारा फ्रांस का सारा सिस्टम था, जिसमें हमने प्रेसिडेंट की पावर्स को देखा, प्राइम मिनिस्टर की पावर को देखा, कोर्ट सिस्टम को देखा, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा कि 4th से 5th रिपब्लिक तक कैसे आता है ये। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके सेलियंट फीचर देखे थे हमने कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आई थिंक अब हमारा फ्रांस का पॉलिटिकल सिस्टम है वो हर क्राइटेरिया से, हर डोमेन से बिल्कुल प्रिपेयर हो चुका है। तो तब तक के लिए इंशाल्लाह अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।